तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही है। तो अभी है शाम का टाइम और फाइनली इतने लंबे समय अंतराल के बाद हमारे पास वो लास्ट आपका सब्जेक्ट बचा है। इसे ख़त्म करते ही हमारा जो पूरा का पूरा मेंस है, ठीक है, उसके 8 पेपर हमारे ख़त्म हो जाएंगे। और ये मेरे लिए काफ़ी एक संघर्ष भरा टाइम रहा, मेरे लिए एक चैलेंजिंग एक टास्क रहा मेरे लिए कि अकेले होके मतलब सारी चीज़ें मुझे खुद करनी पड़ी थी। तो मैं ही जानता हूँ कि मैंने 23 सितंबर से लेके और आज की तारीख हो गई आपकी 11 नवंबर। कल एक दिन का और लगेगा, कल शाम तक आपका पूरा निपट जाएगा। यानी कि अगर आप देखो जनरली तो 23 सितंबर से और 12 नवंबर तक कल मैंने इस बीच आपको लगभग लगभग क्लासेस आप देखोगे तो 139 140, ठीक है, 143 44 क्लास आपको दी मेंस की, ठीक है। और जिसमें मैंने आपका पूरा जो 8 पेपर है मेंस के जीएस के, उसे आपका कवर करवाया, ठीक है। अगर मेरा विश्वास मानिए, अगर आपने थोड़ी बहुत तैयारी पहले से कर रखी है, ठीक है, और फिर आपने अगर इन क्लासेस को देखा है बिना किसी कहीं भी आपने कोचिंग नहीं गए थे, या आपको समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से मेंस प्रिपेयर करना है, और अगर आपने ईमानदारी से इन क्लासेस को देखा होगा, आपने शेड्यूल को फॉलो किया होगा, टास्क को फॉलो किया होगा, तो आप जो 23 सितंबर तक आपकी स्थिति थी और कल शाम तक आपकी जो स्थिति होगी, उसमें आपका ज़मीन आसमान का फ़र्क रहेगा, ठीक है। और मेरे लिए भी बहुत ही चैलेंजिंग काम रहा। मैं ही जानता हूँ कि मैंने कैसे कैसे इस चीज़ को बहुत हैंडल किया, इन चीज़ों को, वो भी अकेले होके। ठीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अब सिर्फ ये पॉलिटी का सेगमेंट बचा है। एक क्लास हम अभी देख रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा वास्ट सिलेबस है इसका पॉलिटी का। इसमें शासन व्यवस्था भी है, मतलब बोलने को पॉलिटी, लेकिन संविधान का आपका अलग पार्ट हो गया, आपका शासन प्रणाली का आपका अलग पार्ट हो गया। तो इन तीनों इसमें क्या है, सब टॉपिक जो सब यूनिट बेसिकली इनको मिला के हमें देखना होता है, ठीक है। तो एक क्लास में तो पॉसिबल है ही नहीं आपका पॉलिटी का। मैं 2 क्लासेस में कोशिश कर रहा था, बट 2 क्लासेस में नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें से अगर मैं देखूंगा तो ये मान लो आपकी 40 से 50 आपके टॉपिक मुझे पढ़ाने होंगे आपको, ठीक है, जो जिनका वेटेज आपका बहुत अच्छा है और जिनसे आपके चांसेस रहते हैं कि आपका सवाल बनेगा, ठीक है। तो अभी जो क्लास हमारी है वो 1 घंटे की हो सकती है, 1 घंटा 1 घंटा 5 मिनट इतना। और उसमें हम जो आपका शुरू के 10 टॉपिक हम देखेंगे, ठीक है, कंप्लीटली मेंस के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। और फिर एक क्लास हम कल सुबह देखेंगे, आगे के उसमें 10 से 15 टॉपिक उसमें कल कर लेंगे, ठीक है। शायद तो विषय छोटे छोटे होंगे। और उसके बाद हम एक क्लास और लेंगे, उसमें आपका मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो कल दिन तक आपका पूरा ये निपट जाए, GS2 का पॉलिटी का सेगमेंट, ठीक है। तो अब इसमें देखो, आप नीचे का पोर्शन आपका निपट गया है, ठीक है। आपका ये इंटरनेशनल रिलेशन आपका हो गया, गवर्नेंस का पार्ट में देखा हुआ है हमने दिन में। आपका ये जो जस्टिस वाला पार्ट देखा, इसमें दिन में एक थोड़ा दिक्कत ये हो गई थी, दिक्कत ये हो गई थी, ये हम जब ये पढ़े थे गरीबियों को पूछने वाला, तो पता नहीं क्या दिक्कत आ गई थी, पूरा है अजीब सा हो गया था। तो पूरा पीडीएफ ही मतलब प्रॉपर चल नहीं रही थी वर्ड में। तो मुझे वीडियो पॉज करनी पड़ी, मैंने कहा कि आप ये पीडीएफ पढ़ लेना, ठीक है। तो यही टॉपिक है, इसमें मैंने आपका कंटेंट ईजी वे में आपका लिखा है, ठीक है। इसको आप आसानी से समझ जाओगे। गरीबी कुपोषण का दुष्चक्र वगैरह आपका जो भी है, ग्रामीण स्तर पर गिरावट के कारण क्या है, इन्हें आप पढ़ लेना, ठीक है। आपकी भूख की समस्या क्या है, ये आप पढ़ लेना, मुख्य कारण क्या है इसके। आपका गरीबी और कुपोषण के मुख्य कारण ये आप पढ़ लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एफसीआई को थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। योजनागत प्रयास क्या किए सरकार के द्वारा, आप ये देख लेना। आपके संस्थागत प्रयास क्या किए, आप ये देख लेना। नीतिगत प्रयास क्या किए, ये आप देख लेना, ठीक है। अन्य प्रयास को आप देख लेना। फिर चैलेंजेस हैं, ये आप देखिए। और फिर मैंने क्या कर रखा है, नीचे कुछ प्रश्न दे रखे हैं, इन यहाँ बैठ के आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो जो आपका जस्टिस वाला पार्ट है, सोशल जस्टिस वाला, आपका सामाजिक न्याय वाला पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो कंसर्न आज हमारा है, अब हम देखने होगा पॉलिटी वाला। अब जब पॉलिटी में आप आओगे तो उसमें भी आपका ये कितनी यूनिट है, पूरी 11 यूनिट आपको देखने को मिलती है। भारतीय संविधान, आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, विकास कैसे हुआ है, उसकी विशेषताएं क्या है संविधान की, संशोधन के महत्वपूर्ण जो आपका है 35 वाला, सॉरी संशोधन, सॉरी 42वां 44वां आपका हो गया, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रावधान आप बोलोगे, बुनियादी संरचना क्या है इसका, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है बेसिकली। तो इस तरीके से बाकी आपकी 11 यूनिट हैं, और पर यूनिट हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से आपका इंपॉर्टेंट आपकी चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा ये डीप सब्जेक्ट है, इस पर आपको सब चीज़ें थोड़ी पढ़नी पड़ती है। तो एक क्लास में तो एक दो क्लास में हो नहीं पाएगा, मैं कोशिश करूँगा 3 क्लास में आपका पूरा निपट जाए, आज कल सुबह कल दिन में, ठीक है।
और फिर इस पे हम स्पेशली आपके जो सवाल मैं अभी दूंगा उनको हम देखेंगे, मैं उनके आंसर भी आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो कल दिन में हमारा निपट जाएगा, ठीक है ये। तो पहले हम इसको निपटाते हैं, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो सीधा इसमें आप आओ। अब सबसे पहले आप देखो, अगर हम देखेंगे इसे कि भारतीय संविधान का अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखते हैं, ठीक है। तो जो भारत सरकार का अधिनियम है, वैसे तो पहले आपका 73 का रेगुलेटिंग एक्ट भी है, फिर पीट्स इंडिया एक्ट 84 का पीट्स इंडिया एक्ट है, फिर वो चीज़ें भी हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट आप यहाँ से देखोगे, ठीक है, जहाँ से आपके एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। मान लीजिए कि आपने 73 पढ़ा होगा, 84 वाला पढ़ा होगा, 61 वाला पढ़ा होगा, उसके बाद आपका 1909 का आपका पढ़ा होगा, ठीक है, माले मिंटो वाला। पर आप पढ़ो यहाँ से, ये तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ सबके सवाल बनने के चांसेस हैं। तो इसका पृष्ठभूमि आपको ये कि 1917 में क्या है, आपका ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि भारत में जिम्मेदार जो कारक हैं उनकी दिशा में प्रगति की जाएगी। उसी दिशा में क्या आपका जो एक मॉन्टेस्क्यू आपका जो थे और लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे, उन्होंने आपको सुधारों का मसौदा तैयार किया, और इसी क्या बोला गया, चेम्सफोर्ड मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड आपका जो है अधिनियम आपका बोला गया 1919 का, ठीक है। इसके आपको ध्यान जो रखना है, मुख्य प्रावधान आपको ध्यान रखना है। एक तो इसमें द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की गई भाई, ठीक है, यानी कि प्रांतों में जो शासन होगा वो दो भागों में बांटा गया, ठीक है। एक होंगे ट्रांसफर्ड आपके सब्जेक्ट हैं, ठीक है, और एक होंगे आपके रिजर्व्स आपके आपके वो हैं विषय हैं। तो इसमें जो सस्ते वाले हैं, मतलब जिनमें कुछ फ़ायदा नहीं था, वो आपके ट्रांसपोर्ट थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि। और जिनमें आपका फ़ायदा था, आपका वित्त वगैरह हो गया, डिफेंस वाला हो गया, वो आपके ब्रिटिश गवर्नर के अधीन थे और ये भारतीय मंत्रियों के अधीन थे। इतना आपको थोड़ा सा जानते रहना है। तो मुख्य प्रावधान की आपको क्या जानना है, 1919 का जो आपका मॉन्टेस्क्यू वाला है, आपको द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की गई भाई। आपका केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई। आपका केंद्र प्रांतों के कार्यों का विभाजन किया गया, इतना ध्यान रखना है। अलग निर्वाचन मंडल की बात की गई मुस्लिमों और विशेष समूह के लिए। आपके सामाजिक न्याय आयोगों का गठन किया गया, ठीक है। तो इनको आपको थोड़ा सा जानते रहना है। 1909 की जो आपका ये अधिनियम था, इसके मुख्य प्रावधानों को आपको याद रखना है। और इसके मूल्यांकन में आपको ये याद रखना है कि ये आप पहला अधिनियम था जिसने भारतीय मंत्रियों को बेसिकली शासन में आपकी वास्तविक भूमिका दी, ठीक है। आप बोलोगे परंतु आपका जो ये विफल रहा आपका, ठीक है, आपको जो दोहरा मापन इसमें किया गया था, क्योंकि गवर्नर की शक्तियाँ क्या थी, अत्यधिक थी, और भारतीय मंत्री केवल नाम मात्र के थे। और इससे क्या हुआ, भारतीय नेताओं में ये भावना आपकी और मजबूत हो गई कि वास्तविक स्वराज्य केवल क्या है, पूर्ण सत्ता हस्तांतरण से आपके संभव है, ठीक है। तो इसको आपको 1919 का जो आपका अधिनियम है, इसे आपको मुख्य प्रावधान थोड़ा सा आपको ये जानना है बस, ठीक है। हम इसी फॉर्मेट चलेंगे, तब जाके आपका पूरा पॉलिटी है 2-3 क्लास में खत्म हो पाएगा, ठीक है। हाँ, ये एग्जाम के ओरिएंटेड है आपका सवाल। इस तरीके से आपके पीसीएस में ऐसे बनेंगे, सिंपल सिंपल, कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के मुख्य प्रावधान का आपको उल्लेख करना है। तो ये आपको इन उल्लेखों को थोड़ा सा, आपके जो प्रावधान है इन्हें आपको थोड़ा सा याद कर लेना है, ठीक है। आपका फिर जो भारत शासन अधिनियम 1935 का, इसको देखना है। तो ये अधिनियम आपका जो आपका सैमन कमीशन 27 हो गया, और आपका जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपका 30 से 32 आप चलती जो 3, ठीक है। और जो आपका व्हाइट पेपर आपका जो 1933 का था, उनकी जो रिकमेंडेशन थी उस पर आपका बेस्ड था आपका भारत शासन अधिनियम, ठीक है। और इसे क्या है, भारतीय संविधान का पूर्वज बेसिकली आपका जो ब्लू प्रिंट भी हम बोलते हैं, समझ गए। अब इसमें जो प्रमुख प्रावधान है वो आप याद रखो भाई। एक तो संघीय ढांचे की बात बोली गई भाई, ठीक है, कि भारत में केंद्र प्रांत और जो देशी रियासतें हैं उन पर एक बेसिस एक संघ की परिकल्पना करता है, ठीक है। प्रांतीय स्वायत्तता की बात बोली गई, यानी कि आपका डायरेक्ट सिस्टम है, डायरेक्ट सिस्टम बेसिकली है, उसे समाप्त किया जाएगा, प्रांतों में जिम्मेदार शासन की स्थापना की जाएगी, ठीक है। गवर्नर के अधीन क्या है कि मंत्रिमंडल स्थापित किया जाएगा, जनता के द्वारा जो निर्वाचित होगा। केंद्र में द्वैत शासन आपका बना रहा भाई, ठीक है। इसमें आपको सेंट्रल में आपकी स्थिति आपकी द्वैत शासन की बनी रही। संविधान में 3 सूचियाँ आपकी दी गई, एक संघीय, एक प्रांतीय और एक समवर्ती। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई भाई 1937 में। इसी के तहत ऑल इंडिया जो फेडरेशन आपका है, उसके लिए एक संघ की विधायिका की स्थापना की गई। आपका जो भारत बैंक आपका है, जो मतलब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है बेसिकली, उसकी स्थापना की गई 1935 एक्ट के बेसिस पे। 1935 जो आपका लागू हुआ। सिविल सेवा और जो लोक सेवा आयोग है, उनका भी बेसिकली आपका गठन इसके अंतर्गत किया गया। तो जब बात आएगी 1935 के प्रमुख प्रावधानों की, तो आपको ये प्रावधान आपको याद रखने हैं, ठीक है। और इसे ही आपका क्या है, आपका जो संविधान है बेसिकली उसका पूर्वगामी या ब्लूप्रिंट बोलते हैं, क्योंकि अधिकतम पोर्शन आपका इसी में से लिया गया है, ठीक है। अब ये इसका मूल्यांकन की बात आएगी, तो पहली बार आपका जो संवैधानिक संघीयता आपका है, जो एक बेसिकली हम बोल सकते हैं एक स्वायत्तता है, उसका आपको आधार मिल जाता है इससे, ठीक है। अब इससे लोकतांत्रिक प्रयोग आपका प्रारंभ हो गया है। कांग्रेस मंत्रिमंडल आपका चलता है 37 से लेकर 39 तक, उसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। परंतु होता क्या है कि केंद्र आपका जो ब्रिटिश राष्ट्र का कंट्रोल आपका रहता है, वो आपका बरकरार रहता है, और जिससे आपका जो सत्ता का हस्तांतरण था वो आपका अधूरा रहता है, ठीक है। तो इसे आपको थोड़ा सा, और आप ये बोलो कि 60 से 70% के जो प्रावधान थे वो भारतीय संविधान में 1950 में जब लागू हुआ था, उसमें आपके यही अपनाए गए थे, ठीक है। तो 1935 के बारे में आपको ध्यान रखना है। अब फिर 47 का अधिनियम आपको है वो देखना है,
कि पृष्ठभूमि क्या है, आपकी जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, ब्रिटिश साम्राज्य की कमजोरी आपका हुआ, वो भारत में आपका स्वतंत्रता संग्राम ने क्या किया, तीव्रता ने ब्रिटेन को भारत छोड़ने के लिए आपको मजबूर कर दिया। ठीक है, तो लॉर्ड माउंटबेटन प्लान आपका आता है जून 47 में। ठीक है, और उसके आधार पर आपका ये अधिनियम बेसिकली 1947 का आपका जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है वो आपका पारित होता है। अब इसके मुख्य प्रावधान क्या कि भाई, एक तो ब्रिटिश शासन का अंत हुआ भाई, 15 अगस्त 1947 से भारत और पाकिस्तान के आपके दो डोमिनियन बन जाते हैं। संविधान सभा का एक संप्रभु शक्ति आप बोल सकते हो कि भारतीय संविधान सभा आप क्या है, स्वतंत्र रूप से अपना संविधान बना सकती थी। ब्रिटिश राजा की एक सार्वभौमिकता थी वो आपकी समाप्त हो गई भाई। ठीक है, भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनको जो नई स्वतंत्र सरकार थे उसके गठन तक की शक्तियां दी गई। ठीक है, संपूर्ण अधिकार बेसिकली जो आपके हैं भारतीय संसद और जो संविधान सभा को हस्तांतरित किए गए। भारत पाक विभाजन की रूपरेखा से आपकी हो गई। ठीक है, इस सीमांकन हेतु इसी के तहत आपका जो रेडक्लिफ आपका कमीशन था उसकी नियुक्ति की गई। अब भारतीय नागरिकता और जो शासन की अंतरिम व्यवस्था बेसिकली इसके तहत की गई। ठीक है, यानी कि नवे संविधान तक क्या है, पुराना कानून आपका चलता रहेगा। तो ये कुछ प्रमुख प्रावधान आपके 47 वाले अधिनियम के तहत आपका किए गए। इसका परिणाम क्या हुआ कि भाई जो भारत था वो पहली बार पूर्ण संप्रभु बन गया, स्वतंत्र राष्ट्र बन जाता है। संविधान सभा ने इस अधिनियम से मिली स्वतंत्रता के बेसिस पे क्या है, नया संविधान तैयार किया। और ये अधिनियम बेसिकली आपका औपनिवेशिक शासन के अंत और लोकतांत्रिक भारत के आरंभ या प्रारंभ का प्रतीक बनता है। अब भारत की संविधान सभा आपकी गठित होती है, उसके बारे में तो कुछ चीज़ें जान लो आप। गठन क्या है, कैबिनेट मिशन योजना आपकी 46 में आती है, उसके तहत संविधान सभा गठित हुई थी भाई। कुल सदस्य आपके 389 थे, 292 प्रांत में थे, 93 आपकी रियासतों में थे और 4 प्रमुख आयोगों से थे। विभाजन के बाद क्या आपके 299 सदस्य आपके भारत के पास जाते हैं, ये आपको याद रखना है। संरचना, ये आप थोड़ा संरचना देख लेना। ठीक है, प्रमुख समितियाँ आपको आपने पढ़ी हुई है। कार्यप्रणाली क्या थी हुई कि बहस करो, संशोधन करो और चर्चा की, आपके 3 चरण इसमें चलते थे। ठीक है, कुल अधिवेशन 11 अधिवेशन हुए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन आपके तैयार लगते हैं, लगभग 64 लाख रुपये खर्चा आता है। अंगीकरण 26 नवंबर 1949 को हुआ और प्रवर्तन 26 जनवरी 1950 को आपका ये संविधान आपका लागू हुआ। अब इसकी विशेषताएं क्या है, कहती है आपका कि एक तो लोकतांत्रिक और प्रातिनिधिक प्रक्रिया अपनाई गई भाई। भारत के सभी वर्गों का इसमें संविधान सभा में आपका प्रतिनिधित्व था। विभिन्न देश के आपके संविधान थे, उनके अनुभवों का इसमें समावेश आपके किया गया था बेसिकली। ठीक है, अब इसकी आलोचना करनी आपको संविधान सभा की, क्या बोलोगे कि भाई इसमें कांग्रेस का अत्यधिक प्रभाव था भाई। ग्रामीण जनता जो कहा उसका प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला इसमें। ब्रिटिश शासन के अधीन बनी आपकी सभा थी तो ये पूर्ण स्वतंत्र नहीं भूल जाती है, लेकिन इसका महत्व क्या है कि भाई आधुनिक भारत की जो आपकी लोकतांत्रिक आत्मा आपको यहीं से निकलती है। संविधान सभा ने आपके राष्ट्रीय एकता की बात हो गई, न्याय की बात हो गई, समानता की बात हो गई, स्वतंत्रता की बात हो गई, ऐसे आदर्शों को क्या है, संवैधानिक रूप देने का काम किया। अब आपको सवाल आएगा कि भारतीय संविधान की आपको आलोचना करनी है भाई, तो क्या बोलोगे कि भाई एक तो अत्यधिक विस्तार है इसमें दिया हुआ है, अत्यधिक जटिल आपका है, विश्व का सबसे लंबा है लिखित संविधान है, 470 से अधिक आपके इसमें छेद है भाई, अत्यधिक कानूनी भाषा आपकी दी गई है, तकनीकीता के कारण के आम नागरिक के लिए बेसिकली इसे पढ़ पाना बहुत कठिन हो जाता है इसकी लैंग्वेज को। ठीक है, सेकंड क्या बोलोगे आप कि भाई विदेशी प्रभाव का इसमें आरोप है कि भाई विभिन्न देशों से आपने क्या कि बहुत सी अवधारणा इसमें ली गई है जिससे इसकी जो मौलिकता है वो कम दिखाई देती है। आलोचकों ने तो ये भी कहा है कि आपका जो पैचवर्क कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली आपका है। केंद्रीकृत की प्रवृत्ति आप बोलोगे भाई, केंद्र को आपको अत्यधिक शक्तियां इसके माध्यम से दी गई है। आपातकाल की बात करो, अनुच्छेद 356 की बात आप करो, वास्तविक संघवाद आपका सीमित इसमें है। ठीक है, आपका यूनिटरी 22 वाला आपका संविधान बेसिकली है। ठीक है, इसको आपको जानते रहना है। जो आपकी जटिल संशोधन प्रक्रिया आप बोलोगे भाई कि अगर आपको संशोधन करना हो तो प्रक्रिया इसमें बहुत जटिल दी गई है। अनुच्छेद 19 में ही कई आपका युक्तियुक्त प्रतिबंध की बात करता है। ठीक है, जो आपके अधिकारों की वास्तविक स्वतंत्रता को सीमित करता है। ग्राम आधारित व्यवस्था की उपेक्षा की गई है इसमें, यानी कि गांधी जी की आपका जो स्वराज आपका जो था ग्राम स्वराज, उसके विचार को संविधान में आपको पर्याप्त स्थान नहीं मिला है, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था आपकी हालांकि बाद में 73 संविधान संशोधन 1992 में आपकी शामिल की गई। अत्यधिक प्रशासनिक नियंत्रण की बात करता है इसमें। नौकरशाही और गवर्नर की शक्तियां क्या है, केंद्र के नियंत्रण को बनाए रखती है भाई। न्यायपालिका बाहर आप बोलोगे कि अति विस्तृत अधिकार न्यायिक सक्रियता को संतुलन चुनौती है। नीतिगत तत्वों की अपरिवर्तनीयता की बात करोगे, भाषा और संस्कृति पर अविवाद की बात करोगे। ठीक है, लेकिन आप बोलोगे कि आलोचना के बावजूद क्या भारतीय संविधान ने स्थायित्व, लोकतंत्र और विविधता में आपको एकता का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया, या आप पॉजिटिव में बोलोगे। हमेशा अपना पॉजिटिव रखना है। ये संबंधित आपके सवाल है, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसको अपने लिखना है। ठीक है, टालना नहीं है, क्योंकि टालने का टाइम गया, आपको लिखना है बस। ठीक है, अगला आपको जो पार्ट है वो आपका संवैधानिक संशोधन, ये आपको देखना है। तो संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ती क्यों है भाई। ठीक है, अब संविधान आपका एक जीवन दस्तावेज है।
अब उसमें समय के साथ बदलाव होता है, समाज आपके समय के साथ बदलता है, शासन की जरूरतें आपके समय के साथ बदलती है, तो उसके अनुसार बेसिकली आपको जो संविधान होता है वो संशोधित किया जाना आपका आवश्यक होता है। और डॉक्टर अम्बेडकर जी भी कहते हैं कि संविधान स्थायी नहीं है, यद्यपि यदि आपकी परिस्थितियाँ आपकी बदलती है तो संविधान में परिवर्तन भी आपका आवश्यक होगा। ठीक है। और संविधान की आवश्यकता के प्रमुख कारण क्या है भाई? एक बोलोगे, एक तो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हो रहा है भाई, समय के साथ समाज बदल रहा है, तकनीक बदल रही है, मूल्य बदल रहे हैं, मुद्दे बदल रहे हैं। एग्जाम्पल कि भाई 42वें संविधान संशोधन 76 में क्या आपका समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ करके क्या संविधान के आधुनिक विचारों के अनुरूप बनाया। आपकी न्यायिक व्याख्या में संलग्न हेतु भाई कि सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्याएं कभी कभी क्या है नीतिगत निर्णय को प्रभावित करती है। जैसे गोरखनाथ की बात आप करोगे, आप केशवन भारती के उल्लेख करोगे कि इनके बाद संसद ने क्या किया, 24वां 25वां आपका 42वां संशोधन लाकर आपका संतुलन स्थापित करने का काम किया। ठीक है। संघीय ढांचे में परिवर्तन की आवश्यकता की बात आप करोगे, आप लोकतांत्रिक अधिकारों का विस्तार की बात आप करोगे, वैश्विक परिवर्तनों के अनुरूपता की बात आप करोगे, प्रशासनिक दक्षता में दक्षता आपको दक्ष हासिल करने की बात करोगे। ठीक है। तो इन बिंदुओं को आप डालोगे कि आपको संविधान में आपको जो संशोधन है परिवर्तन करने की आवश्यकता क्यों है। ठीक है। और संविधान में संशोधन का अधिकार लोकतंत्र का मूल तत्व है भाई। और संविधान की स्थिरता और परिवर्तनशीलता में ही संतुलन ही उसकी सफलता का आपका रहस्य छिपा हुआ है। ठीक है। अब संशोधन की जो प्रक्रिया है उसकी आलोचना करने की बात आती है। ठीक है। अब 368 पढ़ोगे आप आर्टिकल, उसमें क्या है संविधान में संशोधन किस तरीके से किया जाएगा उसकी प्रक्रिया दी हुई है। ठीक है। और इस अनुच्छेद के अंदर क्या है, इसमें 3 प्रकार के संशोधन की बात करता है, सरल आपके बहुमत से, आपको विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति की बात करता है, 3 तरीके से। अब आलोचना के प्रमुख बिंदु क्यों भाई, कि भाई एक तो अत्यधिक जटिलता इसमें दी गई है। अब 3 प्रकार की प्रक्रिया है, वो होने से क्या स्पष्टता की कमी आ जाती है। कई बार ये दिक्कत आती है, ये विवाद उठता है कि कौन सा संशोधन किस श्रेणी में आएगा। ठीक है। और जैसे आपके केस में हुआ था, राज्यों की सीमित भूमिका इनमें दी गई है, केवल कुछ संशोधनों में ही आपका राज्य की सहमति आपकी आवश्यक है। एग्जाम्पल संघीय ढांचे से जुड़े मामले में, बाकियों में नहीं। इससे क्या है, इससे आपका जो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति आपकी दिखाई देती है, केंद्र आपको ज़्यादा मजबूत दिखता है। संसद की अत्यधिक शक्ति की बात आप करते हो भाई, संसद को क्या एक व्यापक संशोधन शक्ति दी गई है। ठीक है। उससे हुआ क्या है कि संविधान का स्वरूप बदलने का खतरा आपका रहता है भाई। आपका संसद अगर बहुमत में है, अगर विशेष पार्टी अगर संसद में बहुमत में, तो अपनी आवश्यकता अनुसार क्या आपको परिवर्तन कर सकती है, संविधान का स्वरूप बदल सकती है। एग्जाम्पल 42 संविधान संशोधन क्षेत्र की बात आप करो, संसद ने क्या किया, न्यायपालिका की शक्ति को सीमित करने का प्रयास किया था। समझो, तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। आप न्यायिक सुरक्षा तंत्र की कमी की बात करोगे भाई, आप राजनीतिक दुरुपयोग की बात करोगे। ठीक है। वही सत्ता में रहने वाली सरकारें अपनी राजनीतिक में संशोधन कर सकती है, आपका पहले भी ऐसा हुआ है। जनता की सीधी भागीदारी का अभाव की बात आप करोगे। ठीक है। और निष्कर्ष क्या बोलोगे, संशोधन प्रक्रिया आपकी लचीली और कठोर दोनों का मिश्रण है, परंतु इसमें राज्य की भूमिका और जनता की सहभागिता बढ़ाने की आपको आवश्यकता है, ताकि संविधान अधिक लोकतांत्रिक आपका बन सके। ठीक है। ठीक है। इन बातों को आपको ध्यान रखना है किसमें, संविधान संशोधन के संदर्भ में। अब जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है, इससे आपका सीधा सवाल बन सकता है कि इसके प्रमुख प्रावधानों को आपको बताना है। 42वां हो गया, 44वां आपका हो गया। तो आप बात करोगे पृष्ठभूमि में कि भाई आपातकाल के टाइम पे क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी ने क्या, सरकार ने आपके संशोधन पारित किया था। इसमें क्या बातें बोली गई थी, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसने संविधान में सबसे व्यापक परिवर्तन किए हैं। अब इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे भाई, एक तो प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया, समाजवादी और जो पंथ निरपेक्ष शब्द आपके जोड़े गए, राष्ट्र एकता के लिए आपको इंटीग्रिटी शब्द जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य की बात आप करोगे, नया अनुच्छेद 51A जोड़कर क्या है, नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य आपके निर्धारित किए गए। ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों को बल मिला भाई इसमें, आपके अनुच्छेद 39A 43A 48A ये जोड़े गए, आपका समान न्याय मिल सके, आपकी मजदूर भागीदारी, पर्यावरण संरक्षण की बात बोली गई, संसद की सर्वोच्चता बढ़ाएगी, न्यायपालिका की शक्तियों को आपको सीमित किया गया, संविधान की समीक्षा का अधिकार क्या है संसद को देने का प्रयास किया गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता में कटौती की आप बात बोलोगे। ठीक है। आपके संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 में परिवर्तन करके हाई कोर्ट की जो अधिकारिता थी उसे सीमित किया गया, संविधान की समीक्षा के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को कम करने का प्रयास किया गया, राष्ट्रपति को बंधनकारी बनाया गया, एक रबर स्टाम्प बनाया गया, मंत्रिपरिषद की सलाह पर क्या राष्ट्रपति पर अनिवार्य आपकी की गई मंत्रिपरिषद की सलाह को बेसिकली। ठीक है। आर्टिकल 74 के तहत केंद्र की शक्तियाँ आप किसके अंतर्गत आपकी बढ़ाएगी। ठीक है। आपका अनुच्छेद 257A के और जो अन्य प्रावधान थे उनसे केंद्र का क्या है राज्यों पे आपका नियंत्रण बढ़ा। मूल्यांकन की बात करोगे कि भाई संशोधन क्या था, आपातकालीन सत्ता के केंद्रीकरण का प्रतीक था भाई। न्यायपालिका ने बाद में हालांकि आपका जो मिनर्वा मिल्स आपका जो केस था 1980 में कहा था कि संविधान में संशोधन की शक्ति अनंत नहीं है, यह संविधान की जो मूल संरचना बेसिकली उसको नष्ट नहीं कर सकती है। और ये मूल संरचना बहुत व्यापक चीज़ है, इसे आपको जानते रहना है। ठीक है।
और कई प्रावधान आपके जैसे संसद की सर्वोच्चता, बाद में 44वें आपको संविधान संशोधन होता है, वो बेसिकली उसके द्वारा आपका निरस्त कर दिया जाते हैं। ठीक है, तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है पहले संविधान संशोधन के साथ। ठीक है, क्योंकि सीधा सीधा आपका सवाल इसमें लेके आपका बन सकता है। फिर आपका एक 44वां संविधान संशोधन है, इसे भी थोड़ा सा आप जान लो, इसमें आपकी महत्वपूर्ण बातें हैं। 1978 में हुआ था कि आपातकाल की समाप्ति हुई, उसके बाद जनता पार्टी सरकार ने किया क्या, वैसे संशोधन के जो दुरुपयोग थे उसको ठीक करने के लिए आपके संशोधन लाया था। इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे कि मौलिक अधिकारों की पुनर्स्थापना की गई। अनुच्छेद 352 जो आपातकाल की घोषणा के लिए क्या है, आंतरिक अशांति शब्द था, उसे हटाया गया और उसके जगह पे आपका जो एक सशस्त्र विद्रोह बेसिकली था वो शब्द जोड़ा गया। और इस परिवर्तन से क्या है, केंद्र की शक्ति आपकी थोड़ी सीमित हुई। नागरिक स्वतंत्रताओं की सुरक्षा की बात आप करोगे कि भाई आप अनुच्छेद 20 और 21 के अधिकारों के आपातकाल में अब प्रभावित किया गया। अगर आपातकाल लगता भी है तो अनुच्छेद 20 और 21 के जो अधिकार आपके हैं वो आपातकाल में आपके बने रहेंगे। अब इन अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तीसरा क्या बोलेगा कि राष्ट्रपति की शक्तियों में संतुलन स्थापित किया गया, कि राष्ट्रपति अब क्या है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा, लेकिन सलाह में पुनर्विचार का अधिकार दिया गया एक बार। संपत्ति के अधिकार को हटाया गया, आर्टिकल 31 को हटाकर संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल कानूनी अधिकार बना दिया गया 301 के तहत। लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल आपका क्या है, कार्यकाल को 6 वर्ष जो संविधान संशोधन में किया गया था उससे घटाकर पुनः 5 वर्ष किया गया। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा की बात आप बोलो, आप जो आपातकाल में मीडिया पे सेंसरशिप लगाया था उसके विरोध में स्पष्ट आपके प्रावधान थे। तो मैं तो क्या बोलोगे आप कि लोकतंत्र में संतुलन को पुनः स्थापित किया गया है 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। न्यायपालिका और नागरिक स्वतंत्रताओं को सुरक्षा दी गई और इस संशोधन बेसिकली आप क्या था, लोकतांत्रिक संविधान की आत्मा को पुनर्जीवित करने वाला था। समझिए, अब आपको देखना 106वां संविधान जो आपका संविधान संशोधन है उसे आपको देखना है, क्योंकि इसमें महिलाओं को जो आपका संसद और जो राज्य विधानमंडल में क्या है आरक्षण देने के लिए आपका संशोधन लाया गया है। इसे क्या है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम भी बोला गया है। तो या तो आपका इस तरीके से आपका सवाल बनेगा या सीधा आपको पूछेगा कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम किससे संबंधित है और इसके प्रमुख प्रावधानों का आपको चर्चा करनी है। आपके प्रावधान क्या है कि एक तो आरक्षण की सीमा तय की गई कि भाई लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की जो कुल सीट होंगी उनमें 33% आपकी महिलाएं होंगी। ठीक है, वो आपकी महिलाओं के लिए बेसिकली आपके आरक्षित की गई। ठीक है, और SC ST श्रेणियों में आपके भी बेसिकली यह आरक्षण समान अनुपात में लागू होगा। अनुच्छेद कौन से जुड़ गए, अनुच्छेद 330A जोड़ा गया, 332A जोड़ा गया, 334A जोड़ा गया, 330A यानी कि लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण, 332A विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण, 334A आरक्षण की अवधि क्या है, पहली जनगणना के बाद सीमांकन होगा और होने के बाद बेसिकली 15 वर्षों तक आपका रहेगा बेसिकली। ठीक है, इसका अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करो तो ये तब लागू होगा जब अगली जनगणना और जो आपका डीलिमिटेशन आपका जो प्रोसेस होगा वो आपका पूरी हो जाएगी। ठीक है, उद्देश्य क्या है कि महिला सशक्तिकरण और जो राजनीतिक सहभागिता है उसको बढ़ावा दिया जाए। आपका जो निर्णय निर्माण में है बेसिकली, जहाँ देश की आपकी जनसंख्या 140-42 करोड़ आपकी है और इसमें से आपका आधी जनसंख्या आपकी भारत की महिलाओं की है, तो ऐसे में जो आपकी महिला बेसिकली है, महिलाओं का आपका जो डिसीजन मेकिंग है उसमें आपके वास्तविक भागीदारी को बढ़ाना है। ठीक है, वैसे तो होना 50% चाहिए था लेकिन 33% कर लिया है। ठीक है, क्योंकि भाई जब 50% महिलाएं हैं तो एक जनरल आइडिया होना आप सीधा। ठीक है, आप एनालाइज क्या करोगे कि ये ऐतिहासिक संशोधन क्या आपका भारतीय राजनीति में समान प्रतिनिधित्व की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। हालांकि जो डिलिमिटेशन के बाद लागू होने के कारण इसकी तात्कालिकता पर आपके सवाल बने हुए हैं और इस संशोधन संविधान के गए समानता आर्टिकल 14 और जो राजनीतिक न्याय आपका जो है उसके मूल सिद्धांत को मजबूत करने का काम करता है। ठीक है, इसको आपको थोड़ा सा जानते रहना है। ठीक है, ये संबंधित क्वेश्चन है, इनको आपको सॉल्व करना है कि भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया की मुख्य आलोचना क्या है। भाई आपका 42 संविधान संशोधन क्षेत्र की भारतीय संविधान को मिनी संविधान क्यों बोला जाता है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम है, उसने आपके 42वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को संतुलित किया। आपका 106वां आपका संविधान संशोधन जो आपका है महिलाओं के आरक्षण के संवैधानिक प्रभावों की आपको विवेचना करनी है। ठीक है, दो जो क्या होगी। अब तीसरी है कि जो संविधान संसदीय संविधान की आपको मूल संरचना जो बेसिक स्ट्रक्चर है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको थोड़ा सा जानते रहना है, इससे आपके सवाल बनने के चांस है। अब मूल संरचना की अवधारणा बेसिकली है क्या। ठीक है, लगा ना। तो मूल संविधान का सिद्धांत जब आप बात करते हो तो बेसिक स्ट्रक्चर आप जो डॉक्ट्रिन है यानी कि जो भारतीय संविधान है उसका एक न्यायिक नवाचार हम बोल सकते हैं, जुडिशियल आपका जो इनोवेशन हम बोल सकते हो। और ये सिद्धांत क्या बोलता है कि जो संविधान भाई संशोधन आप करो, आपको पूरा हक है करने का, लेकिन आपको उस हद तक संशोधन करना है जिस हद पे आपकी जो क्या है संविधान की जो मूल आत्मा बेसिकली है वो नष्ट नहीं हो सकती। यानी कि आप करो जितना आपको संशोधन करना है करो, लेकिन जो संविधान की
जो मूल आत्मा है उसे खरोंच नहीं आनी चाहिए भाई, उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब वो पूछते हैं संसद वाले कि भाई मूल आपकी जो आत्मा है वो है क्या, तो आपका न्यायालय बोलता है कि वो भाई वो मैं बताऊंगा कि आपका जो मूल आत्मा क्या है। और वो मूल आत्मा जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है वो समय समय पर आपका जो न्यायालय होता है वो अपने जो मतलब वो देता है, आपके जो डिसीजन देता है बेसिकली केस के संदर्भ में, वहाँ आपको उनको उल्लेखित करता है। और ऐसे समय समय पर आपके जो पिछले केसों में आपको देखने को मिला है। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आप जाओगे तो प्रारंभिक दौर में जो न्यायपालिका और संसद के बीच आपका एक विवाद रहता ही था कि संविधान संशोधन की सीमा क्या होनी चाहिए। ठीक है, इसे पढ़ने में भी बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि जो आपके ये विवाद था दोनों के बीच। ठीक है, तो वो जब हम लंबा क्लास लेंगे तो वहाँ पढ़ोगे। ठीक है, तो बड़ा मजा आएगा पढ़ने में, अभी तो हम शॉर्ट में देख रहे हैं। तो ये विवाद आपके तीन आपके जो मामलों से गुजरता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह और जो गोरखनाथ बनाम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस केस में आप जब आता है 1951 में, तो अदालत बोलती है कि भाई संसद तो क्या है, मौलिक अधिकार सहित क्या है, संविधान संशोधन करने का अधिकार है। ठीक है, इतना ध्यान रखो। फिर सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य आता है, उसमें अदालत बोलती है कि संशोधन शक्ति क्या है, संविधान के अंतर्गत है, अतः संसदीय अधिकार रखती है भाई। ठीक है, फिर गोरखनाथ का आपका वो आता है बनाम पंजाब राज्य, तो अदालत बोलती है कि भाई संसद जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, अनुच्छेद 368 केवल क्या है, संशोधन की आपकी प्रक्रिया बताता है, आपको शक्ति नहीं देता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो बैकग्राउंड रहता है। फिर आपका क्या है, इस निर्णय में आपका सही आपका संसद और जो न्यायपालिका था उसके बीच आपका टकराव की स्थिति आपकी उत्पन्न हो जाती है, और बाद में आपका जो केशवन भारती केस आपका होता है 1973 में आपका सुलझाया जाता है। ठीक है, तो मूल संरचना की परिभाषा तो इसकी कोई निश्चित सूची नहीं है भाई, वही देखो कुछ निश्चित परिभाषा नहीं है, बल्कि एक न्यायिक व्याख्या से आपका एक विकसित सिद्धांत है। ठीक है, और इस संविधान की उस आत्मा को इंगित करता है जो उसे पहचान और स्थायित्व प्रदान करती है। अब आपको ये जानना कि मूल तत्व कौन कौन से हैं आपके, कि भाई जो बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट कौन कौन से, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विभिन्न उन्होंने जो आपके कोर्ट ने आपके जो न्यायालय ने न्यायिक निर्णय दिए उसके आधार पर आपके मुख्य तत्व कौन कौन से, संविधान की सर्वोच्चता, गणराज्य, आपका जो है लोकतंत्र स्वरूप आपका नहीं बदलना चाहिए, आपकी न्यायपालिका की स्वतंत्रता नहीं बिगड़नी चाहिए, आपका विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन नहीं बिगड़ना चाहिए, आपका संघीयता की बात आप करोगे, धर्मनिरपेक्षता, कानून का शासन, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार, जुडिशियल रिव्यू इंपॉर्टेंट है, आपके संसद के प्रति उत्तरदायी जो कार्यपालिका आपकी है, समानता स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, संविधान का मूल उद्देश्य। तो ये ऐसे आपके जो क्या है एक तत्व बेसिकली है किसके, बेसिक स्ट्रक्चर के। ठीक है, संविधान के सार क्या है कि भाई सिद्धांत भारतीय संविधान को एक राजनीतिक बहुमत के अत्याचार से बचाने वाली एक संवैधानिक ढाल यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल शील्ड का काम करती है। ठीक है, केशवन भारती मामला, इसको थोड़ा सा आपको जानना है, केशवन भारती मामले को 1973 को। ठीक है, आपको ये केस आपका जो 13 जजों की संविधान पीठ द्वारा सुना गया था, और भारतीय न्यायिक इतिहास की सबसे बड़ी पीठ आपकी ही रही है। ठीक है, उससे केशवन भारती की बात करेंगे तो केरल के क्या है एक एडविट मठ के आपके प्रमुख थे, और केरल ने भूमि सुधार अधिनियम सरकार ने क्या किया 1969 को चुनौती दी, यानी कि केरल सरकार ने उनकी भूमि आपकी अधिकृत की थी, और फिर उन्होंने क्या किया जो केरल भूमि सुधार अधिनियम 1969 था उसको एक चैलेंज किया, और जो संपत्ति के अधिकार को सीमित करता था। ठीक है, मुख्य प्रश्न क्या था इसमें कि क्या संसद को संविधान में ऐसा संशोधन करने का अधिकार है जिससे संविधान की जो मूल आत्मा बदल जाए। ठीक है, न्यायालय ने क्या निर्णय दिया कि भाई मुख्य निष्कर्ष क्या निकला कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन संसद क्या है संविधान की मूल संरचना को नष्ट आपकी परिवर्तित नहीं कर सकती, यहीं से आपका है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। अब न्यायमूर्तियों के विचार, ये अलग आपके जो मूर्ति उनके विचार थे। ठीक है, निर्णय आपके परिणाम क्या निकले कि संसद की शक्ति पर संवैधानिक सीमा आपकी तय हो गई थी इसके तहत। ठीक है, संविधान में बेसिकली आपके स्थायित्व आया, लचीलापन आया, दोनों का संतुलन आपका बना रहा, और बाद में इसी सिद्धांत को क्या इंदिरा गांधी केस 1975, मिनर्वा केस मिल्स 1980, और जो बॉम्बे केस आपके थे 1994, और IR कोल्हू केस 2007 में आपका दोहराया गया। तो ये मिनर्वा मिल्स आपका हो गया, बॉम्बे केस आपका हो गया, आपका कोहिलू वाला केस ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको थोड़ा सा देखते रहना है। अब केशवन भारती में इसका महत्व क्या है कि भाई ये मामला आपका भारतीय संविधान को एक नई सुरक्षा प्रदान करने वाला एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ, और इसने आपको ये सिद्ध किया कि संविधान संसद से बड़ा है और उसकी आत्मा आपकी अविनाशी है। इन्हें आपको थोड़ा सा जानते रहना है। अब मूल संरचना का महत्व क्या है भाई, संविधान की मूल संरचना का महत्व क्या है कि भाई संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करता है, एक लोकतंत्र की रक्षा करता है। हम ये पॉइंट आप देखो ठीक है, ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता आपको देखता है, बाकी आप पढ़ लें। ठीक है, ये नागरिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। ठीक है, आपके जो संघीय संतुलन है उसे बनाए रखता है, संवैधानिक स्थायित्व आपको देता है, भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक का काम करता है। ठीक है, तो मूल संरचना सिद्धांत क्या है, संविधान का रक्षक संतुलन है भाई, जो संसद की प्रभु सत्ता और संविधान की सर्वोच्चता दोनों को साथ लेकर चलता है। ठीक है, मूल संरचना की आलोचना की बात, तो एक तो न्यायिक अतिक्रमण आप बोलोगे कि आलोचकों के अनुसार क्या है ये सिद्धांत न्यायपालिका द्वारा क्या है स्वयं निर्मित है, अच्छा संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, इससे न्यायपालिका क्या है संविधान निर्माता की भूमिका निभाने लगा है।
अनिश्चितता और अस्पष्टता की बात करोगे कि मूल संरचना की कोई आपकी निश्चित परिभाषा नहीं है भाई। आप लोकतांत्रिक सिद्धांत में प्रश्न करोगे कि संसद क्या है, जनप्रतिनिधियों से बनी है, और यदि न्यायपालिका उसकी शक्तियों से को सीमित करेगी तो ये लोकतांत्रिक इच्छा में क्या है, हस्तक्षेप माना जाएगा। इसके अलावा क्या बोलोगे आप कि भाई संविधान का लचीलापन का कम होना भाई, आपका राजनीतिक और न्यायिक टकराव की आप बात करोगे, ठीक है। आप व्याख्या में असंगति आपको देखने को मिलती है, इनकी बात करोगे। लेकिन सकारात्मक पक्ष पॉजिटिव क्या है कि आलोचक चाहे कुछ भी कहें, उसके बावजूद ये सिद्धांत क्या है, भारतीय लोकतंत्र के लिए एक सुरक्षा का काम कर रहा है। और यदि ये सिद्धांत ना होता तो पहले जो संविधान संशोधन जैसे आपको उदाहरण आप देख रहे हो, उसमें संविधान को क्या है, पूर्णतः संसद के अधीन वो कर देते, ठीक है। तो इसलिए आपका इंपॉर्टेंस का बना हुआ है, इससे आपको थोड़ा सा देखते रहना, ठीक है। ये आपके सवाल है, इन्हें आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। आपके चौथा यूनिट है भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधान कौन कौन से। तो एक तो भारतीय संविधान की विशेषताएं, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब भारतीय संविधान आपका विश्व से लंबा लिखित संविधान है, ये आपको डेट वगैरह पता है, ये इंट्रो आपका हो जाएगा। आप सीधा मुख्य विशेषता पे आओ भाई। एक बोलोगे कि एक तो विस्तृत आपका है, आपका लिखित संविधान है, इतने अनुच्छेद आपके हैं, 25 भाग आपके हैं, 12 अनुसूचियाँ आपकी है, ठीक है। संघात्मक तो है लेकिन आपका झुकाव एकात्मक की ओर है भाई। संविधान ने संघात्मक ढांचा तो अपना दिया है, परंतु केंद्र को आपको मौजूद है। अनुच्छेद 200 आपको 46 बोलोगे, 7वीं अनुसूची बोलोगे, केंद्र सूची में आपके अधिक विषय बोलोगे, ये सब क्या दिखाते हैं, आपका जो एकात्मकता के झुकाव दिखाता है। राष्ट्रपति शासन की बात करो, आप आपातकाल की बात करो, ये सब आपके एकात्मक लक्षण आपके हैं संविधान के। संसदीय शासन प्रणाली की बात करोगे आप कि ब्रिटिश मॉडल पर आपकी आधारित है। कार्यपालिका क्या है, विधायक के प्रति आपकी उत्तरदायी बनी हुई है, ठीक है, इसे आपको जानते रहना है। राष्ट्रपति आपका संवैधानिक प्रमुख है, वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में निहित है। मौलिक अधिकार की बात करोगे आप, भाग 3 में क्या है, नागरिकों के लिए आपके 6 अधिकार समूह आपके दिए गए हैं, 12 से 35 तक। संविधान की आत्मा की बात करोगे, जो व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिएंगे, इसमें मौलिक कर्तव्य दिएंगे, ये सब विशेषताएं तो क्या है। स्वतंत्र न्यायपालिका आपकी है, धन विविधता की बात करता है, स्वतंत्र चुनाव आयोग की बात करता है। हालांकि वर्तमान में तो क्या इसमें आपका एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आपातकालीन प्रावधान की बात आप करोगे, ठीक है। मौलिक अधिकार और डीपीएसपी का संतुलन की बात आप करोगे। दोनों का लक्ष्य क्या है, एक न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था आपकी स्थापित करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके 10 क्या प्रमुख विशेषताएं आपके भारतीय संविधान की, ठीक है। तो इसे आपको थोड़ा सा देखते रहना है। अब भारतीय संविधान की आलोचना की बात आओगी तो क्या करोगे आप कि भाई आप बोलोगे अत्यधिक लंबा और जटिल बना हुआ है, आपका ब्रिटिश प्रभाव का प्रभुत्व है भाई, इसमें संघीय ढांचे की कमजोरी की बात आप करोगे, ठीक है। केंद्र को राज्यों की तुलना में अधिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। नौकरशाही केंद्रित व्यवस्था इसमें अपनाई गई है, ठीक है। न्यायपालिका का अतिक्रमण की जब आप बात करते हो, जो का आपका जुडिशियल एक्टिविज्म की जब बात आती है उसमें बदल जाती है, ठीक है। सक्रियता की, सॉरी, ये नीति निर्देशक तत्वों के अपरिवर्तनीयता की बात करोगे। संशोधन जो है उसकी जो अधिकता है, अभी तक आप देखो तो 110 से प्लस आपके संशोधन हो चुके हैं, ठीक है। आपातकालीन दुरुपयोग की आपकी संभावना की बात आप करोगे, तो ये आप बोलोगे किसमें, आपके अगर आपको आलोचना करनी हो किसके, भारतीय संविधान की, ठीक है। और कंक्लूजन आप हमेशा क्या है, निष्कर्ष आप पॉजिटिव ही दोगे, ठीक है, हमेशा। आपके जो उद्देश्य का क्या मूल आपके जो मूल मूल्य क्या है, बेसिक वैल्यूज ऑफ प्रिंसिपल। तो संविधान के उद्देश्य का है, उसके आदर्श आपके जो हो गए, उद्देश्य हो गए, उसके दर्शन हो गए, उनका सार क्या है, बेसिकली आपका प्रस्तुत करती है। यानी कि जो आपका प्रिम्बल है जो उद्देश्य का है, वो संविधान के आदर्श, उद्देश्यों और दर्शन का सार प्रस्तुत करती है, और इसे बेसिकली आपको संविधान की आत्मा कहा गया है। सवाल ये बन सकता है कि संविधान की आत्मा, उद्देश्य का को संविधान की आत्मा क्यों कहा गया भाई। तो आप यही बेसिकली आप इंट्रो लाइन दोगे कि संविधान के उद्देश्य क्या है, उसके आदर्शों, उद्देश्यों और दर्शन का सार प्रस्तुत करती है, इसलिए उसे संविधान की आत्मा कहा गया है। मूल्य आपके जो क्या है, मूल मूल्य क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि लोकतंत्र का मूल क्या है, आपका जो मूल दर्शन है वो संप्रभुता जनता में समाई हुई है, जनता में निहित है। हम भारत के लोग बेसिकली जो है, आपकी जो सार्वभौमिकता जो है कि भारत क्या है, किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है भाई। आंतरिक और दोनों मंत्रों आपके मामले में आपके स्वतंत्र हो। आप समाजवादी की स्थापना, आप जो बात बोलोगे, जो आपका क्या है कि लक्ष्य क्या है, आपका संसाधनों का समान वितरण, आपका जो है सामाजिक आर्थिक समानता स्थापित करना आपका लक्ष्य है। आपके धर्मनिरपेक्षता की बात करोगे, आप लोकतांत्रिक की बात करोगे, आप गणराज्य की बात करोगे, आप न्याय की बात करोगे, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, आपका आर्थिक स्तर पर, आप स्वतंत्रता की बात करोगे, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है 5 प्रकार की, 3 प्रकार का न्याय दिया गया है, ठीक है। आप समानता की बात करोगे भाई, अवसर स्थिति की समानता दी गई है, किसी का भेदभाव नहीं है, समझो। आप बंधुता की बात करोगे, तो इन बातों को आप बताओगे उद्देश्य का कि आपके विशेषताओं के संदर्भ में, ठीक है। अब इसका महत्व क्या है भाई, एक तो संविधान की आत्मा है, इसके रूप में बोला महत्व पूछा जाए, प्रस्तावना का महत्व क्या है।
एक तो संविधान की आत्मा बनी है, संविधान की कुंजी है, ठीक है, आपकी जो न्यायिक व्याख्या का मार्गदर्शक है भाई। जैसे केशवन भारती आपका केस था, बीरवाई केस था, तो उसमें न्यायालय ने क्या है, आपको संविधान की व्याख्या हेतु एक दिशा सूचक माना था भाई, उद्देशिका को। राष्ट्र एकता और पहचान का प्रतीक आपका यही बना हुआ है, ठीक है। नागरिकों के अधिकारों के एक आदर्श स्रोत आपका यही है। न्याय बात कर लो, समानता और स्वतंत्रता से मूल्य आपके नागरिक अधिकारों की नींव रखते हैं बेसिकली। आपका शासन के उद्देश्य की आपकी दिशा इसमें मिलती है। आपका जो संवैधानिक संशोधन है उसकी सीमा का निर्धारण आपको इससे मिलता है, ठीक है। तो इन बातों को सब कुछ जानते रहना है। संशोधन की आप या थोड़ा देख लेना, ठीक है। और ये प्रमुख आपके सवाल है, ये इनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। कि प्रस्तावना के मूल मूल्यों का आपको विवेचना करना है, ठीक है। क्या प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है? प्रमुख न्यायिक निर्णयों के संदर्भ में आपको विवेचना करनी है। कुछ प्रमुख 5-7 जो आपके न्यायिक निर्णय हैं उन्हें आपको याद रखना है। कि सुमन भारती आपका हो गया, जो आपका बीरूबाड़ी आपका हो गया, मिनरवा मिल्स आपका हो गया, आपका जो 2-3 आपके और हैं उन्हें आपको याद करके चलना है, ठीक है। यूनिट 5 आपका मौलिक अधिकार, क्या मौलिक अधिकारों की विशेषता क्या है? तो आप बोलोगे मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 आपका निहित है भाई। ये नागरिक को सरकार और राज्य के दुरुपयोग से सुरक्षा प्रदान करते हैं। और डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि ये संविधान का हृदय और आत्मा है, ठीक है। प्रमुख विशेषता की बात आप बोलोगे, एक तो संविधान प्रदत्त अधिकार है कि संविधान के आपके दिए हुए, आप कॉन्स्टिट्यूशन आपकी गारंटी आपकी है, ठीक है। आप क्या ये भाई सामान्य कानून नहीं है, बल्कि आपका संविधान के द्वारा गारंटीकृत है भाई। इनका उल्लंघन न्यायालय में आपकी चुनौती दी जा सकती है। आप न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय की बात बोलेगी, यानी कि अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत क्या है, कोई भी नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा हेतु क्या अदालत जा सकता है। राज्य के विरुद्ध प्रवर्तनीय, ये अधिकार मुख्यतः स्टेट के विरुद्ध आपके प्रवर्तनीय है आर्टिकल 12 की परिभाषा के अनुसार। किंतु कुछ अधिकार क्या है, निजी व्यक्तियों पर आपके लागू हो सकते हैं। आप समान रूप से लागू की बात करोगे कि भारत के सभी नागरिकों पर आपके समान रूप से लागू हैं। विदेशी जो नागरिक हालांकि उनको कुछ आपके सीमित अधिकार दिए गए हैं। सीमित प्रकृति की बात करोगे कि मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है, राज्य की सुरक्षा की बात आ जाएगी, सार्वजनिक व्यवस्था की बात आ जाएगी, नैतिकता की बात आएगी, तो ऐसी स्थिति में इन्हें सीमित किया जा सकता है, ठीक है। संशोधन योग्य तो हैं लेकिन इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकते भाई। अब संसद इनमें संशोधन कर सकती है अनुच्छेद 368 के तहत, परंतु आपकी मूल संरचना इनकी नहीं बदल सकती है, क्योंकि आपकी ये जो मौलिक कर्तव्य, आपके जो अधिकार, जो बेसिकली आपका संविधान का मूल स्ट्रक्चर आपका है। केशवन भारती केस में इसकी आपकी पुष्टि हो चुकी है। आपका जो न्यायिक पुनरावलोकन का आधार आपका यही बनता है, ठीक है। समाजवादी लोकतांत्रिक मूल्य की अभिव्यक्ति इससे आपको मिलती है, ठीक है। तो इनको आपको थोड़ा सा जानते रहना है किसके संदर्भ में, जब बात आएगी महत्व के संदर्भ में, विशेषताओं के संदर्भ में, ठीक है। वर्गीकरण की बात आओगे तो वही जो आपका समता का अधिकार है, आर्टिकल 14, 15, 16, ठीक है 17, 18 तक। आपके जो स्वतंत्रता का आपका जो आर्टिकल आएगा 19 से लेकर 22 तक, जिसमें आपके 6 स्वतंत्रता दी गई है। इस वाले आर्टिकल को तो सब अच्छे से करके जाना है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 को बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब आपको पढ़ना अच्छे से, ठीक है। आर्टिकल फिर आप ये आपका 19, 20, 21, 22, ठीक है, इनको पढ़ लेना अच्छे से। आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आर्टिकल आपके हैं, ठीक है, आपका जो आर्टिकल 23, 24 है, इनको आपको पढ़ना अच्छे से। इसके अलावा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो आपका आर्टिकल 25 से 28 है, इसको पढ़ना है। और जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 1930, इससे आप पढ़ लेना, ठीक है। और इसके अलावा जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। अनुच्छेद 32 को, कि भाई ये नागरिक अधिकार की रक्षा करता है, उसमें एक न्यायिक उपाय आपको प्रदान करता है, उसी संविधान के हृदय और आत्मा में आपका बोला गया है, ठीक है। अब आपका है ये वाला रेट वाला है कि अनुच्छेद 32 के तहत जो रेट है कि सुप्रीम कोर्ट और जो आपका जो उच्च न्यायालय बेसिकली है, अनुच्छेद 226 के तहत क्या है, नागरिकों को बेसिकली 5 प्रकार की रिटें आपकी जारी की जाती है। पहले आइए हेबियस कॉर्पस, कि भाई कि तुम अपने शरीर को प्रस्तुत करो, ठीक है। जब व्यक्ति क्या है, जब किसी व्यक्ति को क्या है अवैध रूप से बंद कर दिया गया है भाई, और ये क्या है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है, तब सरकार के सॉरी तब न्यायालय एक रिट जारी करता है हेबियस कॉर्पस, कि भाई तुम उस व्यक्ति को सशरीर बेसिकली मेरे सामने प्रस्तुत करो भाई। आप फिर मैंडमस की बात करते हो, सेकेंड आदेश देना, कि भाई जब कोई सार्वजनिक अधिकारी क्या है अपने वैधानिक जो कर्तव्य हैं उनका पालन नहीं कर रहा है, तब न्यायालय आदेश दे सकता है कि अपना कर्तव्य निभाए भाई। आप तीसरे की बात करो, प्रोविजन की बात आप करो भाई, कि निचली अदालत क्या आपका न्यायिक निकाय को गए उसके अधिकार क्षेत्र, अगर जो निचली अदालतें हैं बेसिकली अपने अगर न्यायिक निकाय के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करती है, तो वहाँ पे उन्हें रोकने का काम आपका प्रोविजन आपका ये वाली क्रिएट करती है। आपका जो सर्टियोराई आपका जो है सर्टी और राय, जब कोई निचली अदालत के आपका जो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निर्णय देती है, तो उच्च न्यायालय क्या है उसका आदेश बेसिकली आपका रद्द कर सकता है, ठीक है।
और फिर आपका आता है को वारंटो भाई, कि किस अधिकार से, अगर आप क्या है किसी सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति बैठा है और उसके पास वैध अधिकार नहीं है भाई, लगता है या नहीं जो भी है, तो इसकी जांच बेसिकली आपके इसके माध्यम से होती है। अगर बिना अधिकार के बैठा है, अवैध तरीके से बैठा है, तो आपका न्यायालय पूछता है कि आपको वारंट जारी करेगा कि भाई आप बताओ किस आप पद पे आप किस अधिकार से बैठे हुए हो। ठीक है। जैसे मान लो आपका गांव में प्रधान पति का आपको जो कॉन्सेप्ट है, अब आपका प्रधान तो है आपकी पत्नी जी, महिला। ठीक है। प्रधान है आपकी महिला, पंचायत सीरीज देखी ना आपने, तो अब इसमें प्रधान तो आपकी महिला होती है, लेकिन कार्यभार सब जो काम काज जो आपको जाना जा रहा है, उनके पति जो आपके प्रधान जी हैं वो जाने जा रहे हैं। फिर आपके बीच में ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता भी है, एक दो बार डीएम जी से उनकी मुलाकात होती है, तो वहाँ पे डीएम जी उनसे पूछते भी हैं कि भाई आप किस अधिकार से यहाँ पे काम कर रहे हो, प्रधान तो आपकी पत्नी जी हैं। ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपको इन संबंध को देख सकते हो। अब इसका महत्व क्या है भाई, आपको जरूरत है, ये नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा का सबसे प्रभावी साधन आपका रेट ही है। ठीक है। और लोकतांत्रिक शासन में आपकी नागरिक स्वतंत्रता की जो गारंटी आपके इससे मिलती है। ठीक है। इसे आपको थोड़ा जानना है। अब मौलिक अधिकारों का महत्व क्या भाई, तो इससे व्यक्ति की गरिमा की रक्षा होती है, राज्य के दुरुपयोग से सुरक्षा मिलती है, लोकतांत्रिक समाज की नींव रखी जाती है, न्यायिक पुनरावलोकन का आपका आधार है, राष्ट्रीय एकता और समरसता बनती है, सामाजिक परिवर्तन का साधन बना हुआ है। ठीक है। तो ये बेसिकली आपका मौलिक अधिकारों का महत्व है। अब मौलिक अधिकार के संबंधित मुद्दे चुनौती क्या हैं, एक तो अधिकारों के दुरुपयोग की बात आप करोगे भाई, कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग क्या फेक न्यूज या हेट स्पीच में बढ़ता जा रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे आपका लागू होता है, यूएपीए आपका फसपा, इससे कानून पर आपके लगातार विवाद बना हुआ है, सुरक्षा स्वतंत्रता किसी आपको प्राथमिकता देनी है, न्यायिक विलंब की बात आप करो, आप डिजिटल प्राइवेसी का अभाव आप करो, अभाव की बात आप करो, ये संबंधी आपकी चुनौतियाँ हैं। समानता बनाम आरक्षण का विवाद तो खैर लंबे टाइम से बना ही हुआ है। ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता बनाम आपका जो धर्मांतर कानून बेसिकली है, आपका आपातकालीन प्रावधान का जो दुरुपयोग आपका है उसकी बात आप करोगे, तो ये बेसिकली आपके क्या है, ये आपके मुद्दे जो चुनौतियां आपकी मौलिक अधिकार के संबंध में बनी हुई है, इन्हें आपको देखना है। ठीक है। ये संबंधित सवाल है, इन्हें आपको देखना है। ठीक है। कि भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों की आपको प्रमुख विशेषताएं बतानी है, आपकी रिट प्रणाली जो भारतीय नागरिकों की आपके संविधान के हृदय क्यों कहा जाता है भाई, इन सबको आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। अगला है राज्य के डीपीएसपी, आप देख लो भाई, तो नीति निर्देशक तत्व क्या है, इनकी विशेषता महत्व आप देखो भाई। परिचय क्या बोलोगे कि जो आपका भारत संविधान के भाग आपका चार है, 36 से 51 में दिए गए भाई, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, मूल स्रोत स्पेन के संविधान का समाजवादी दृष्टिकोण था, न्यायिक रूप से अनिवार्य नहीं है परंतु आपका राजनीतिक और नैतिक रूप से बाध्यकारी बने हुए राज्य पे। ठीक है। इनका उद्देश्य क्या है, भारत में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित आपको एक कल्याणकारी राज्य बेसिकली स्थापना है। डीपीएसपी यानी कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, इतना आप समझो भाई। ठीक है। वेलफेयर स्टेट। अब इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है भाई, एक तो गैर न्यायिकता भाई इसमें आपको है। ठीक है। यानी डीपीएसपी को आप लागू करवाने के लिए आप अदालत नहीं जा सकते हो भाई। इनमें एक सकारात्मक दायित्व की बात आप करोगे कि मूल अधिकार बेसिकली राज्य को क्या ना करना है, मतलब जो आपकी डीपीएसपी राज्य को बताते हैं कि भाई राज्य को बेसिकली क्या करना है क्या नहीं करना है, इस सिद्धांत पे आपको फोकस रहता है। नैतिक और राजनीतिक बाध्यता स्थापित करते हैं कि शासन नीति के निर्माण में क्या है, राज्य इन तत्वों को दिशा निर्देश के रूप में ग्रहण करते हैं। मिश्रित प्रकृति की बात करोगे, समाजवादी उदारवादी गांधीवादी सिद्धांतों का समन्वय इसमें है। संविधान संशोधन द्वारा विकास की बात आप करोगे कि भारतीय संविधान संशोधन के नए समाजवादी तत्व जोड़े गए, जैसे पर्यावरण संरक्षण आर्टिकल 48A की बात करो, श्रमिकों की भागीदारी 43A की बात करो। ठीक है। तो ये इनकी विशेषताएं हैं। ठीक है। वर्गीकरण जब हम देखते हैं तो एक होता है समाजवादी एवं आर्थिक लोकतंत्र, जो आपके समाजवादी सिद्धांत हैं, आर्टिकल 38 39 39 से 41 42 43 43 से 47। एक होते हैं गांधीवादी सिद्धांत। ठीक है। आर्टिकल 40 43 46 47 48। ठीक है। इन सबको आप थोड़ा सा देख लेना। उदार लोकतांत्रिक आपका 44 से 45 50 51। ठीक है। ये आप देखना। अब महत्व क्या है कि इस संविधान की आत्मा के सामाजिक उद्देश्यों को परिभाषित करते हैं डीपीएसपी, सरकार की नीतियों को संवैधानिक दिशा तय करते हैं, जैसे पंचवर्षीय योजनाएं, भूमि सुधार, शिक्षा नीति। न्यायपालिका ने भी कहा है कि राज्य की नीतियों की कसौटी भाई यही है। ठीक है। 1951 की बात क्या है, बैरल संविधान। ठीक है। डीपीएसपी क्या है, समानता और सामाजिक न्याय को आपको सख्त करते हैं, इन्हें आपको थोड़ा सा देखना है। ठीक है। अब मूल अधिकार और नीति डीपीएसपी के बीच क्या टकराव की बात करेंगे, तो टकराव के जब देखेंगे तो मूल अधिकार क्या है, वो व्यक्ति के अधिकार की बात करते हैं, इसकी रक्षा करते हैं, जबकि जो डीपीएसपी होगा वो राज्य के जो सामाजिक कर्तव्य है उनका उल्लेख करते हैं। और शुरू के वर्षों में क्या है, इन दोनों के बीच आपका एक संवैधानिक संघर्ष आपका देखा गया था। अब टकराव होता क्या है इन दोनों बीच, आप बोलोगे भूमि सुधार, आरक्षण, शिक्षा और आर्थिक समानता हेतु तो जो कानून कई बार क्या है मूल अधिकारों का आपके उल्लंघन करते पाए गए भाई। विशेष रूप से आर्टिकल 14 19 और 31 क्या है, वो संपत्ति का अधिकार से इनका टकराव हुआ है। ठीक है। इन तीनों का से आपका जो आर्टिकल क्या
टकराव हुआ है, ठीक है। संविधान सभा में बहस के दौरान भी यह आपको उठा कि क्या राज्य के सामाजिक लक्ष्यों के व्यक्ति के मौलिक अधिकारों से आपको ऊपर रखा जा सकता है, ठीक है। तो इनके संबंध में कुछ प्रमुख आपके न्यायिक निर्णय हैं, इनको आप देख लेना, ठीक है, या थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। मदरसा जब का चंपक आपका जो है राजन आपका था, जो गोरखनाथ वाला आपका हो गया, किशन भारती आपका हो गया, आपका जो मिनरल मिल्स, इन सबके आपका जो निर्णय आपका निकला है उनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संवैधानिक प्रयास क्या किए, 42वां और 44वां दोनों का आप उल्लेख करोगे। निष्कर्ष आप देख लेना कि भाई दोनों के बीच संघर्ष नहीं है बल्कि समन्वय और पूरकता का संबंध है। मूल अधिकार व्यक्ति को स्वतंत्रता देंगे और डीपीएसपी समाज को बेसिकली समानता देंगे, और यही संतुलन भारतीय लोकतंत्र को सामाजिक आर्थिक न्याय की दिशा में आगे बढ़ाएगा, ठीक है। इनको आपको थोड़ा सा देखते चलना है, ठीक है। ये दृष्टिकोण आप थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। ये सवाल है, ये इन्हें आप सॉल्व करो, ठीक है, इन्हें आपकी प्रैक्टिस करना है। आप साथ तो आए, 2-3 पॉइंट आपके और हैं, ठीक है, 2 दिन आपकी और है, देखते हैं कितना टाइम हो गया। 45 मिनट आपको इसलिए मैं कह रहा था क्योंकि काफ़ी वास्ट सिलेबस इसमें है ना, तो आपको थोड़ा सा डीप देखना पड़ता है चीज़ों को, आपके सवाल इनसे काफ़ी अच्छे तरीके से बनते हैं। अब मौलिक कर्तव्य आप देखो भाई, तो मौलिक कर्तव्य विशेषता आप देखो, तो मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा क्या है, भारतीय संविधान में मूल रूप से नहीं थी भाई। 1976 का जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा जोड़े गए, ठीक है। एक अनुच्छेद 91 की आप बात करोगे, इनका उद्देश्य क्या था, नागरिकों को बेसिकली याद दिलाना है कि अधिकार के साथ साथ क्या आपके कर्तव्य आपकी आवश्यक है ताकि आपका लोकतंत्र आपका संतुलित रहे। मौलिक कर्तव्य क्या आपके रूस का जो सोवियत संघ है बेसिकली उसके संविधान से आपका प्रेरित है। अब इनकी सूची की बात आप करो, ठीक है। वर्तमान में आपके जो देखोगे तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, शुरू में आपके 10 थे, लेकिन 86 में आपका संविधान संशोधन 2 में हुआ था, उसने 11 आपका कर्तव्य जोड़ा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना और दिलाना। ये प्रमुख आपके जो कर्तव्य आपको थोड़ा सा याद रखना है, प्रमुख आपके कर्तव्य, ठीक है। सीधा सीधा सवाल आपका इनसे आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। कि 150 नंबर में क्या था, सीधा अभी सवाल दे कि जो मौलिक कर्तव्य उनकी चर्चा करो, 11 मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताओ। तो संविधान का पालन करना, इसके आदर्श संस्थान राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को आदर देना, भारत की संप्रभुता, देश की रक्षा करना, सांप्रदायिक सौहार्द, सांस्कृतिक विरासत, ठीक है। इन सबको आपको देखते रहना है, बेसिकली अच्छे से याद करके जाना है। अब मौलिक कर्तव्य की विशेषताएं आप देख लो भाई, कि ये नैतिक और नागरिक दायित्व है भाई, कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकते, न्यायालय इन्हें प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं कर सकता, परंतु इन्हें न्यायिक व्याख्या में अपने एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में ले सकता है। व्यक्तिगत और सामूहिक नैतिक आपके अनुशासन की भावना का प्रतीक है। उनका उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रभक्ति और जिम्मेदारी की भावना का आपको उत्पन्न करवाना है। डीपीएसपी और जो फंडामेंटल ड्यूटीज मिलकर गए नागरिक और राज्य दोनों के कर्तव्यों को परस्पर आपके पूरकता दर्शाते हैं। अधिकार और कर्तव्य ये आप थोड़ा सा देख लेना भाई कि दार्शनिक आधार, ठीक है, संवैधानिक दृष्टि से व्यावहारिक उदाहरण आप ये है, न्यायिक दृष्टिकोण तो सब देख लेना, ठीक है। मौलिक कर्तव्य की आलोचना क्या है ये आप थोड़ा देख लो कि भाई एक तो न्यायिक प्रवर्तन का अभाव है, कि भाई ये आपका केवल नैतिक उपदेश बनकर रह गए हैं भाई, इन्हें अदालत में आपका लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर नागरिक हैं अगर अपने मौलिक कर्तव्य नहीं निभा रहे देश के संदर्भ में, तो ये क्या है, आप उसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, आप सिर्फ एक नैतिक उपदेश दे सकते हो, करना है ना करना उस पर डिपेंड है। इसमें कोई कानूनी दंड का प्रावधान नहीं है, जिससे क्या है नागरिक इन्हें सीरियसली गंभीरता से नहीं लेते भाई, इनका उल्लंघन करते हैं, इनके प्रति गैर जिम्मेदाराना आपका व्यवहार और रवैया अपनाते हैं, अस्पष्ट है भाई, सामान्य सी भाषा है भाई। अब उत्कृष्टता प्राप्त करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्राप्त करना, विकसित करना, इन जैसे वाक्य क्या हैं आपको स्पष्ट परिभाषा रहित हुए हैं, ठीक है। और नागरिकों को बेसिकली ज्ञात नहीं होता कि इनका ठोस रूप से पालन किया तो किया कैसे जाए। अधिकार के क्या है, संविधान में असंतुलन है भाई, संविधान मूलतः क्या है, अधिकारों पर आपके आधारित दस्तावेज हैं, ठीक है। कर्तव्यों का समावेश क्या है, देर से हुआ है, और ये अधिकारों के बराबर क्या है, महत्व नहीं पा सके हैं बेसिकली। शिक्षा और जागरूकता की कमी आप बोलोगे, जो आपका सिविक सेंस की कमी है भाई, ठीक है। अधिकांश जो नागरिक है अपने मौलिक कर्तव्यों से परिचित नहीं है। विद्यालय पाठ्यक्रम और जो नागरिक शिक्षा है इनमें इनकी उपस्थिति भी आपकी सीमित है। राजनीतिक दुरुपयोग की संभावना बोलो, केवल नागरिकों पर लागू है भाई, राज्य पर नहीं भाई, ये भी एक चुनौती है। मौलिक कर्तव्य क्या है, सिर्फ और सिर्फ नागरिक के लिए दिए गए हैं, जबकि राज्य या सरकार पर कोई समान कर्तव्य में नहीं डाला गया है। इससे संविधान में क्या है, दायित्व का एक तरफा आपका स्वरूप बना हुआ है। समावेश में अपूर्णता की बात करोगे भाई, कि भाई कोई आवश्यक कर्तव्य आपके हैं जो आपको करने हैं, जैसे मतदान करना आपका हो गया, टैक्स देना हो गया, आपको भ्रष्टाचार नहीं करना है, संविधान में शामिल ये सब बेसिकली आपके नहीं किए गए हैं, और जो क्या है लोकतंत्र के आपके उतने ही आपके आवश्यक हैं, ठीक है। तो इन्हें आपको थोड़ा सा देखते रहना, ठीक है। ये समरी टाइप की है, ये आप थोड़ा सा देख लेना क्विक रूप में, इनका महत्व वगैरह, ठीक है। ये संबंधित आपके सवाल हैं, इनको आपको सॉल्व करने, इनको आप घर बैठ के प्रैक्टिस करनी है कि मौलिक कर्तव्यों की आलोचना, आपका विशेषता और महत्व, इन सबको आपको देखना है, ठीक है। अब है 8वां नागरिकता,
ठीक है। तो इसमें आपको देखना है सिटीजन एक्ट आपको 1955 आपको पढ़ना है। इसका उद्देश्य क्या है कि अधिनियम को दिसंबर 1955 को पारित हुआ ताकि भारत में क्या आपका जो नागरिकता के अधिग्रहण, समाप्ति और पहचान से संबंधित प्रावधान आपके निर्धारित हो सके। और संविधान लागू होने के बाद क्या है, नागरिकता का कानूनी ढांचा आवश्यक था कि जो व्यक्ति आपके राज्य हैं उनके संबंध आपके स्पष्ट हो सकें। ठीक है। और अधिनियम ने बेसिकली यह सुनिश्चित किया कि भारत के नागरिक और जो विदेशी आपके हैं, ठीक है, उनके बीच क्या एक कानूनी पहचान आगे स्थापित हो सके। ठीक है। अब प्रमुख प्रावधान और अधिग्रहण के तरीके, नागरिकता के अधिग्रहण के तरीके क्या किसने बताए गए भाई? तो एक तो बोल गया जन्म के आधार पर, बाय बर्थ, कि भाई व्यक्ति जो क्या होगा भारत में जन्म लेने पर क्या है, नागरिक हो सकता है। नियम समय के साथ साथ आपके बदलते रहे हैं। सेकेंड क्या है आपका, वंश के माध्यम से, यदि व्यक्ति क्या है विदेश में जन्मा हो लेकिन उसके माता पिता भारतीय नागरिक हो भाई, तो उसे नागरिकता मिल सकती है। तीसरा पंजीकरण के माध्यम से, कि विदेश में रहने वाले आपका जो भारतवासी होगा, मूल या विशेष श्रेणी वाले व्यक्तियों को क्या है भारतीय नागरिकों के लिए आपका रजिस्ट्रेशन का अवसर आपको मिलता है। आपका नेचुरलाइजेशन की बात आप करोगे चौथा, कहने कि विदेशी मूल का व्यक्ति क्या है यदि निर्धारित अवधि तक भारत में रहेगा तो उसे एक नागरिकता बेसिकली अर्जित कर सकता है। पांचवा आप क्षेत्रीय समावेशन की बात करोगे आप। ठीक है। इसमें क्या है कि भाई यदि किसी क्षेत्र को क्या है भारत में आपका शामिल किया जाता है युद्ध वगैरह के टाइम पे, तो वहाँ के निवासियों को क्या आपको नागरिकता मिलने की संभावना आपकी रहती है भाई, ऑटोमेटिक बात के आपके नागरिक बन जाएंगे। समाप्ति और निष्कासन की बात करूँ कि समाप्ति कैसे भाई, तो अधिनियम में यह प्रावधान दिया है कि नागरिकता की बेसिकली आपकी खो भी सकती है, जैसे कि आप स्वैच्छिक त्याग दे सकते हो अगर आपने धोखे से नागरिकता प्राप्त कर ली है, युद्ध में क्या है शत्रु देश के पक्ष में जाना आदि। ठीक है। तो इनके माध्यम से क्या आपकी आपकी जो सिटीजनशिप बेसिकली वो आपकी खो सकती है। ठीक है। अवैध प्रवासी इलीगल माइग्रेंट की बात करोगे तो इस परिभाषा में इस अधिनियम के आपके महत्वपूर्ण है, किसी विदेशी आपका मतलब ये आपको देखना। ठीक है। अब इसका महत्व जो व्याख्या है भाई, कि नागरिकता बेसिकली उसका कानूनी निर्धारण क्या है, राज्य नागरिक संबंध को स्पष्ट करता है। इसका महत्व इसलिए है अधिकार और दायित्व का आधार बनता है। सामाजिक न्याय, राजनीति, क्षेत्रीय संतुलन, प्रवासन नीति, इनके दृष्टिकोण से आपका बेहद महत्वपूर्ण है भाई। एग्जाम्पल फिर आप देखोगे तो असम में आपका अवैध प्रवासी की चर्चा के संदर्भ में यह अधिनियम आपका अक्सर ध्यान में आता है। अब चुनौतियां आलोचना क्या भाई, कि अधिनियम में क्या है अवैध प्रवासी की परिभाषा आपकी विवादास्पद रही है भाई, विशेष रूप से आपका जो मानवाधिकार और प्रवासी संस्थाओं के द्वारा। वर्षों से चल रही आपका जो प्रवास आवर्जन चुनौतियां आपकी हो गई, क्षेत्रीय अस्थिरता आपकी हो गई, इन्होंने नागरिकता के जो दावे हैं उन्होंने बेसिकली इस अधिनियम में क्या है, इस अधिनियम को बेसिकली आपका निरंतर सुर्खियों में रखा है। नागरिक कानूनों को बदला और संशोधन आवश्यकता आपकी लगातार बनी रहती है, आप चीज़ आपको थोड़ा सा देखते रहे। और 24 साल ये आपका जो एक अमेंडमेंट संशोधन हुआ था इसमें, ये आपको थोड़ा सा देखना है। ठीक है। मुख्य बिंदु आपके ये देखने, ये इंपॉर्टेंट है। ये बोलता है कि इसके अनुसार हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, इसमें मुस्लिम शामिल नहीं है। तो इन 6 समुदायों को लाभ मिलेगा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश से क्या है भारत आ गए 31 दिसंबर 2014 तक प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है। इन नियमों ने आपको जो प्राकृतिकरण अवधि बेसिकली है उसको 11 वर्ष से घटाकर क्या है 5 वर्ष भी कर दिया है उन योग्य श्रेणियों के लिए। और ये नियम क्या है कुछ विशेष जोन, एग्जाम्पल असम का 6ठा अनुसूचित क्षेत्र, आंतरिक इंटरनल आपको जो लाइन है, इन सभी इत्यादि लाभों से बेसिकली छूट दे देते हैं। ठीक है। इसे थोड़ा थोड़ा देख लेना। ठीक है। महत्व पढ़ लेना, आपका आलोचना विवाद पढ़ लेना। ठीक है। ठीक है। इनसे संबंधित कुछ सवाल है ये आप थोड़ा सा देख लेना जी। ठीक है। ठीक है। लास्ट टॉपिक हम आज का देखने वाले हैं वो आपका अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। ठीक है। इसमें देखो आप 5वीं अनुसूची भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब संबंधित अनुच्छेद आर्टिकल 244 का सब क्लॉज 1 और आर्टिकल 275 का सब क्लॉज 1 है। और ये अनुसूची क्या है उन राज्यों में लागू होती है जहाँ अनुसूचित जनजातियों की संख्या आपकी अधिक है, जैसे झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात आदि। मुख्य विशेषताएं क्या है इसमें, एक तो अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा की गई है, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा क्या है जो अनुसूचित आपका जो क्षेत्र होगा उसे घोषित किया जाता है, और वह क्या आवश्यकता अनुसार इस सीमा को बदल सकते हैं, घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारी की बात करेगा कि राज्यपाल क्या है इन क्षेत्रों की जो शासन व्यवस्था वगैरह होगा, जो रिपोर्ट वगैरह होगा वो राष्ट्रपति को सौंपेगा भाई, हर वर्ष सौंपेगा, हर वर्ष प्रस्तुत करेगा। और राज्यपाल को बेसिकली आपके जो विधायी अधिकार है उनमें परिवर्तन या नियमों को अपवाद के रूप में लागू ना करने की शक्ति भी दी होती है। परामर्शदाता आपको जो परिषद बेसिकली आप बोलोगे द ट्राइब्स एडवाइजरी जो काउंसिल आपकी है TAC, तो प्रत्येक राज्य में क्या एक परिषद बनती है जिसमें आपके अधिकतम 20 सदस्य होंगे। ठीक है।
आपके 3/4 सदस्य आपके क्या है, अनुसूचित जनजातियों से होंगे। ठीक है। और ये परिषद क्या, आपके राज्यपाल को अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी नीति पर आपको सलाह देती है। राष्ट्रपति के विशेष अधिकार कि राष्ट्रपति इन क्षेत्रों में आपके जनजातीय कल्याण हेतु क्या है, विशेष योजनाओं के लिए आपका अनुदान दे सकता है। अब इनका महत्व क्या है भाई, किसका, जो 5वीं अनुसूची का। ये अनुसूची बेसिकली का महत्व ये है कि आपका जो संवैधानिक आपका संरक्षण का मॉडल प्रस्तुत करती है, जो आपके आदिवासी पहचान, संस्कृति और संसाधनों की रक्षा के लिए है भाई। भारत के एकता में विविधता का जो सिद्धांत है उसको मजबूत करने का काम करती है, समझ लो। इसके अलावा कि जो अनुसूचित क्षेत्र प्रशासन की प्रमुख विशेषता देखो भाई, कि आपका जो एक अनुसूचित क्षेत्र आपका जो है प्रशासन की विशेषता क्या है। एक तो स्थानीय स्वच्छता की बात करोगे भाई, ठीक है। आपके जनजातीय हित इसमें सर्वोपरि रखे गए हैं। राज्यपालिका है, जो आपके राज्यपाल की विधायी विवेक शक्ति आपकी इसमें दी गई है। आपकी जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल आपकी है, उसकी नियमित बैठकें, अनुशासन का अनुशंसा का पालन, ये सब बेसिकली इसके अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन की विशेषता है। कमी क्या है कि भाई टीएससी की सलाह पर आए क्या अनिवार्यता नहीं है भाई, इसलिए सरकार के इसे अक्सर नज़रअंदाज कर देती है। प्रशासनिक अधिकार आपके हैं और राज्यपाल के पास तो हैं ही, पर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी से आपका प्रभाव बेसिकली आपका घटता जा रहा है। आपका जो खनन, वन अधिकार और जो भूमि अधिग्रहण बेसिकली है, तो उसमें बेसिकली आपका जो कॉर्पोरेट हस्तक्षेप है आपका बढ़ता जा रहा है, वो बढ़ रहा है, तो आपका असंतोष बढ़ रहा है, आपका विस्थापन बढ़ रहा है। ठीक है। इसी के संबंध में आपको पेशा अधिनियम 1986 ये आपको पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके संबंध में। ठीक है। तो अब ये जब खत्म हो जाएगा तो इसका हम ये भी करेंगे आपका ना, जो मैंने पहले कहा था कि हम सब्जेक्ट वाइज चलेंगे या फिर हम पेपर वाइज, कि पेपर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, या आपका सब्जेक्ट वाइज चलेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरिया हैं जहाँ से आपके सवाल बनने के चांस है। ठीक है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है। आप पेशा अधिनियम आप देखोगे तो आपका जो 73वां संविधान संशोधन था 92 के द्वारा, जो आपका पंचायती राज लाया गया था, उनको अगर अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करना है तो उसके लिए पेशा अधिनियम लाया गया था भाई। सुशासन के जो पारंपरिक रूप हैं उनको मान्यता देना, और ग्राम सभा को बेसिकली आपको सख्त बनाने का काम किया गया था। प्रमुख प्रावधान क्या था इसमें पेश अधिनियम में, कि ग्राम सभा को सर्वोच्च अधिकार है भाई स्थानीय संसाधनों, भूमि उपयोग, विकास परियोजना बेसिकली उनको स्वीकृति या अस्वीकृति देने संबंधित। आपका भूमि, खनिज और जो वन संसाधन है उन पर समुदाय का नियंत्रण की बात बोली गई। आपका जो पारंपरिक आपके संस्थान आपके हैं उनको मान्यता की बात बोली गई। ठीक है। कस्टमरी लॉ का सम्मान की बात बोली गई है। स्थानीय विवाद क्या है समाधान में ग्राम सभा की भूमिका की बात बोली गई है। अब पैसा के जो कार्यान्वयन में क्या चुनौती है भाई, अधिकांश राज्यों ने क्या क्या पैसा को ठीक से लागू ही नहीं किया है। ग्राम सभाओं की शक्तियाँ क्या केवल कागजों तक सीमित है भाई। नौकरशाही और कॉर्पोरेट दबाव के कारण क्या है, जो जनजातीय समुदाय हैं उनकी आवाज़ें कमज़ोर पड़ती जा रही है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, वित्तीय संसाधनों की कमी है। आगे की राह क्या होगी कि भाई जो ग्राम सभा की आपकी संवैधानिक स्थिति है उसको मौजूद करो भाई। आपका जो पैसा एक्ट है, आपका जो FRA, जो फर्स्ट राइट एक्ट अच्छा है, इनके बीच समन्वय आपको अच्छा करना है। जनजातीय युवाओं को आपको शिक्षित करना है, उनके अंदर नेतृत्व विकास को बढ़ावा देना है। स्थानीय प्रशासनिक क्षमता आपको बढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है। आपका डिजिटल आपके जो ट्रांसपेरेंसी आपकी हो गई, जन संवाद आधारित बेसिकली आपको एक नीति निर्माण का काम करना है। ठीक है। इसके अलावा आपका है 6ठी अनुसूची, इसमें आपका आर्टिकल 244 का सप्रोज 2, 271 का 75 का सप्रोज 1 आपका दिया गया है। और यह अनुसूची केवल पूर्वोत्तर के राज्य आपके असम, मेघालय, आपका जो मिजोरम, त्रिपुरा पर आपका लागू है। AM, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। इसकी विशेषता क्या है भाई, एक तो स्वायत्त जिला परिषदों की बात करता है कि प्रत्येक जिले में क्या होगा निर्वाचित परिषदें आपकी होगी, जिनके पास विधायी, न्यायिक और कार्यकारी आपके अधिकार होंगे। ठीक है। आप बोलोगे विधायी अधिकार की बात करोगे कि भाई कृषि, जल उपयोग, वन, आपका पशुपालन, भूमि, स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा जैसे विषय हैं उन पे वो बेसिकली आप कानून बना सकते हैं। कौन, आपकी ये परिषदें आपकी जो है। ठीक है। न्यायिक अधिकार की बात करोगे कि जो पारंपरिक जनजातीय कानून आपके हो गए, रीति रिवाज आपके हो गए, इनके अनुसार बेसिकली क्या है न्यायालय आपके स्थापित कर सकते हैं। वित्तीय अधिकार की बात करोगे कि स्थानीय कर लगाने संबंधित संसाधनों से आपका राजस्व वसूल लें, ऐसे आपको अधिकार दिए गए। राज्यपाल की निगरानी की बात करता है कि राज्यपाल को बेसिकली परिषदों के अधिनियमों को मंजूरी देने का अंतिम अधिकार प्राप्त है। ठीक है। अब महत्व क्या भाई, ये मॉडल जो है भारत में सांस्कृतिक विविधता आपकी है, स्थानीय स्वशासन का एक अद्वितीय मिसाल आपका पेश करता है। ठीक है। ठीक है। अगला है कि जो 6ठी अनुसूची है, तो इनसे क्षेत्रों से संबंधित कौन से मुद्दे हैं और कौन सी चुनौतियां आपकी बनी हुई है आपको देखना है। ठीक है। तो आप बोलोगे एक तो राजनीतिक संघर्ष की बात आप करोगे, आप वित्तीय सीमाओं की बात करोगे, आप ट्रांसपेरेंसी और जो आपका भ्रष्टाचार है उसकी कमी की बात आप करोगे, आप जातीय प्रतिस्पर्धा है यानी कि भ्रष्टाचार है,
कमी ट्रांसपेरेंसी की, भ्रष्टाचार आपका अधिक है। जातीय प्रतिस्पर्धा की बात करोगे, आप केंद्र राज्य समन्वय की कमी की बात करोगे। अब सुझाव क्या दोगे आप कि भाई आपको परिषदों को वित्तीय स्वायत्ता आपको देनी चाहिए। आपके स्थानीय स्तर पर जन प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण की बात करोगे, बेहतर निगरानी प्रणाली और जन भागीदारी की बात करोगे। काउंसिल इलेक्शन को क्या आपको रेगुलेट करना है, आपको नियमित करना है, आपको जो पावर्स हैं उनको स्पष्ट रूप से आपको डिफाइन करना है बेसिकली, ठीक है। ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा कि भाई जो पांचवी और छठी अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में जनजातीय स्वायत्ता, सांस्कृतिक संरक्षण और स्थानीय शासन के दो विशिष्ट मॉडल प्रस्तुत करती है, परंतु इनकी सफलता राजनीतिक इच्छा शक्ति, पारदर्शिता, शासन, इन सब पे और ग्राम सभा के एक जो एम्पावरमेंट है उस पर आपका निर्भर करती है। ठीक है, ठीक है। इनसे संबंधित कुछ सवाल आपके हैं, ये आप कर लेना कि भाई पांचवी अनुसूची के अंतर्गत क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन की विशेषताओं का आपको विश्लेषण करना है। छठी अनुसूची के अंतर्गत क्या प्रशासनिक व्यवस्था और उसकी सीमाओं पर चर्चा करनी है। पेशा अधिनियम के उद्देश्य क्या है, प्रावधान क्या है और कार्यान्वयन के संबंधित क्या चुनौतियां हैं। और अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के शासन में क्या है, राज्यपाल की भूमिका पर आपको चर्चा करनी है। ठीक है, तो ये टोटल आपकी 10 यूनिट थी, टॉपिक थे बेसिकली जो हमने अभी देखे। क्लास आपकी 1 घंटा तो हो गई है, 1 घंटा मैंने कहा था, उससे फिर 1 घंटा आपकी हो गई है। ठीक है, अब जो आपके रिमेनिंग पार्ट्स हैं तो कुछ 1-1.5 घंटे क्लास हम कल मॉर्निंग में देखेंगे, 1-1.5 घंटे मान लो आप, और उतनी क्लास हम कल दिन में देखेंगे। ठीक है, और फिर दिन तक आपका जो आपका ये सेगमेंट आपका है, ये जीएस पेपर 2 का ये पॉलिटी वाला सेगमेंट ये आपका निपट जाएगा। ठीक है, तो कल दिन तक मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो कल 2 क्लास में अगर लंबी लंबी मुझे करनी पड़े तो मैं करने की कोशिश करूँगा। तो कल ये दोनों आपका जो दिन में आपका निपट जाएगा, और अगर दिन 1 बजे क्लास तक आपका ये सेगमेंट आपका निपट जाता है, हो जाता है, तो फिर शाम को हम क्या करेंगे, शाम को या तो एक वीडियो को दूंगा, ठीक है। अगर वो ना दे पाया तो हम एक लाइव सेशन कल करेंगे, क्योंकि कल आपका पेपर निपट गया, मेंस के पेपर आपके निपट गए हैं, तो हम करेंगे कल लाइव सेशन। ठीक है, लाइव सेशन करेंगे तो उसमें क्या है, आपके डाउट्स वगैरह, कौन कौन से टॉपिक्स वगैरह हैं, कौन कौन सी चीज़ें बेसिकली है, उन सब पे हम काम करेंगे। ठीक है, उन सब पे डिस्कस करेंगे। और कल शाम को 5:30 या 6 बजे के आसपास, ठीक है, जब भी आप लोगों को टाइम हो, अभी टेलीग्राम पे आपको मैसेज छोड़ दूंगा मैं डिस्कस करे कि कितने बजे करना है, क्या नहीं करना है। और फिर अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ कल दिन तक आपका निपट जाए, तो अगर मुझे क्लास कल लंबी करनी पड़े 1.5 घंटे की, तो फिर दोनों का मॉर्निंग के दिन में आपको निपटा दूंगा। फिर कल शाम को हम आपका एक लाइव सेशन करेंगे, उसमें फिर आपका हमसे चीज़ें डिस्कस करेंगे साथ में बैठ के। ठीक है, तो या तो हम लाइव सेशन यूट्यूब पर करेंगे, उसके अलावा या फिर हम, हाँ वही सही रहेगा, ठीक, उसी पर करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए ध्यान रखिए, अच्छे से तैयारी करिए, जितना पढ़ा है पढ़ना कम है, लिखना ज़्यादा है। ठीक है, रिकॉल आपको ज़्यादा करना है, जितना आप लिखोगे उतना आपका हाथ सेट होगा, उतनी चीज़ आपकी रिवाइज होगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए टाटा।